नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में हम बात करेंगे एंजाइमों के वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइमों का नामकरण और उनका वर्गीकरण। एंजाइम के नाम के अंत में एज आता है, ASE, IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट। इसकी जो एंजाइम कमीशन है उसने 1961 में 6 मेजर क्लासेस बनाई एंजाइम की, और एंजाइम कमीशन ने प्रत्येक एंजाइम के लिए 4 डिजिट का इंटरनेशनल कोड भी दिया। यह भी आपको याद रखना है। एंजाइम कमीशन ने प्रत्येक एंजाइम के लिए कितने डिजिट का कोड दिया? 4 डिजिट का इंटरनेशनल कोड। देख लीजिए, IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट की एंजाइम कमीशन ने 1961 में 6 मेजर क्लास बताई। सबके नाम आपको याद होने चाहिए। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरा है ट्रांसफेरेज, ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइजेज, हाइड्रोलाइजेज भी बोल सकते हैं इसको। लाइजेज, आइसोमरेज और छठे नंबर का लाइगेजेज। इन सभी 6 क्लास को बहुत अच्छे से आपको समझना है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां से क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। एंजाइम का जो प्रथम भाग है वो सबस्ट्रेट के लिए है, और द्वितीय भाग जो है वो कैटालिस्ट या उत्प्रेरक के लिए है। देख लीजिए, पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। नाम से पता लग रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जिसमें हो, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मेनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या ऑक्सीडो रिडक्शन से संबंधित ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम या ऑक्सीकरण और अपचयन से संबंधित है, इनमें भाग लेता है। इसके एग्जांपल्स देखिए। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, यह साइटोक्रोम का ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीडेज यूज ऑक्सीजन एज इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर। ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करेगा? ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर के रूप में इस्तेमाल करेगा। ऑक्सीजनेज, ऑक्सीजन अटैच विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ सीधा ऑक्सीजन जोड़ देगा। डिहाइड्रोजिनेज और परऑक्सीडेज। यहां पर आपको यह याद रखना है कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप का है। परऑक्सीडेज एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज टाइप का एंजाइम। ट्रांसफेरेज, ये एंजाइम क्या करेंगे? एक सबस्ट्रेट से कोई एक समूह निकालेंगे और दूसरे के साथ जोड़ देंगे, ट्रांसफर कर देंगे किसी ग्रुप का। ये एंजाइम किसी समूह को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट पर ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे कोई एंजाइम क्या करें, बी को यहां से निकालकर सी के साथ जोड़ दें। इस प्रक्रिया में जो स्थानांतरित समूह है, ट्रांसफर होने वाला ग्रुप है, वो मुक्त अवस्था में नहीं होगा। याद रखिए, वो यहां से हटेगा और दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। ट्रांसफेरेज में है ट्रांस कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सी ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला। ट्रांस एमिनेज, एमीन ग्रुप का ट्रांसफर करने वाला। इंपॉर्टेंट है काइनेज, काइनेज एंजाइम
एटीपी से फॉस्फेट निकालकर सबस्ट्रेट के साथ जोड़ देता है। सिंपल है, एटीपी से फॉस्फेट निकालकर किसी सबस्ट्रेट के साथ जोड़ दे, ऐसा एंजाइम काइनेज एंजाइम है। और काइनेज एंजाइम भी ट्रांसफरेज क्लास का ही सदस्य है। फॉस्फोराइलेज ट्रांसफर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट तक ट्रांसफर करने वाला फॉस्फोराइलेज। अब है हाइड्रोलाइजेज, जल अपघटन द्वारा, याद रखना, जल अपघटन द्वारा, हाइड्रोलाइसिस द्वारा बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है हाइड्रोलाइसिस। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड या सह संयोजक बंध टूटते हैं। अधिकांश जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इसी श्रेणी में आते हैं। ये कोई रिएक्टेंट है, जल अपघटन के द्वारा ये दो भागों में टूट गया। लाइसेज का एग्जांपल है फोस्फोडाइएस्टरेज, नाम से पता लग रहा है। फोस्फोडाइएस्टरेज किसका डाइजेशन करेगा? दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, उस फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने का काम फोस्फोडाइएस्टरेज करेंगे। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज, ये भी किसमें आएंगे? हाइड्रोलाइसिस। फोस्फेटेज, ये आपको याद रखना है, रिमूव फॉस्फेट फ्रॉम सबस्ट्रेट, किसी सबस्ट्रेट के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है उसको रिमूव करने का काम फॉस्फेटेज करेगा। पेप्टाइडेज या प्रोटीएजेज, जो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता हो, दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और उनको तोड़ने के लिए कौन है? पेप्टाइडेज। ये भी किसमें आएगा? हाइड्रोलाइजेज में। काइनेज ट्रांसफरेज में, क्योंकि वो एटीपी से फॉस्फेट लेकर सबस्ट्रेट के साथ जोड़ देता है। फॉस्फेटेज हाइड्रोलाइजेज में सबस्ट्रेट से फॉस्फेट को हटा देता है। लाइसेज, ये एंजाइम बिना जल अपघटन के विशिष्ट सहसंयोजक बंधों को तोड़ देता है और कभी कभी जोड़ भी देता है। हाइड्रोलाइजेज में जल अपघटन होता था, जल की उपस्थिति में। लाइसेज में जल अपघटन नहीं होता, बिना हाइड्रोलाइसिस के। पहला है हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज। डी का मतलब है बाहर निकालना। हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज एक एंजाइम है, एक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन। इस हिस्टिडीन में कार्बन कार्बन बंध को तोड़ेगा हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज और CO2 और हिस्टामिन बना देगा। हिस्टामिन आपको याद होना चाहिए। मास्ट सेल या बेसोफिल के द्वारा एक सिक्रेशन है हिस्टामिन। कौन से अमीनो एसिड से बनता है हिस्टामिन? हिस्टिडीन से। कार्बन कार्बन बंध तोड़ेगा हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज और CO2 और हिस्टामिन बन जाएगा। CO2 बाहर निकली है इसलिए डी कार्बोक्सिलेज। एक है, अब इसका एग्जांपल है एल्डोलेज। एक और एल्डिहाइड, रिमूवल ऑफ एल्डिहाइड। डिहाइड्रेट्स, वाटर को रिमूव करें। डी कार्बोक्सिलेज, ये रहा डी कार्बोक्सिलेज। अब ये जोड़ता भी है, तो अगर CO2 कोई जोड़े तो कार्बोक्सिलेज। जैसे RU DP के साथ CO2 जोड़कर 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है। याद आ रहा है? कुछ नहीं भी आ रहा है तो जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब इसके बारे में बात कर लेंगे। कार्बोक्सिलेज एंजाइम CO2 जोड़ता है, तो जोड़ने वाले भी कुछ लाइसेज है, जिसमें बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड है सिंथेज। याद रखना है, नाम ध्यान रखना है, सिंथेज। सिंथेटेज नहीं है, सिंथेज है केवल। ये सिंथेज एंजाइम इट इज ए लाइसेज। ये लाइसेज श्रेणी का एंजाइम है। डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, जिसको काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। लिंक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल को पास पास लाकर जोड़ देता है विदाउट एनर्जी। विदाउट एनर्जी, बिना एटीपी के
सिंथेज एंजाइम दो मॉलिक्यूल को पास पास लाकर जोड़ देता है और किस श्रेणी का है? लाइजेज। आइसोमरेज टर्म है, आइसोमेरिज्म समावयवता, ये नाम आप सबने सुना है। एक समावयवी को दूसरे समावयवी में बदलने का काम आइसोमरेज करेगा, बस सिंपल सी बात है। इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, आपको पता है कि आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो सेम होती है, या यूं कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, बस कुछ जो ग्रुप्स है उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट एंड यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म। जैसे पहला एग्जांपल है म्यूटेज। म्यूटेज इंट्रामोलिक्यूलर ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एक कोई मॉलिक्यूल है, उसका फंक्शनल ग्रुप एक जगह से हटकर दूसरी जगह लग जाए तो क्या नया आइसोमर बन जाएगा, और ये कौन करेगा? म्यूटेज एंजाइम। दो फॉर्म होती है, सिस और ट्रांस। सिस को ट्रांस में और ट्रांस को सिस में बदलने वाला सिस ट्रांस आइसोमरेज। बायोमोलिक्यूल में हम कुछ समावयवी देखेंगे जिन्हें एपीमर कहा जाएगा, और एक एपीमर को दूसरे फॉर्म में, दूसरे एपीमर में बदलने का काम एपीमरेज। और एपीमरेज क्या करेगा? इन्वर्जन ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन पर H और OH का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको बदल देगा एपीमरेज। रेसिमेज एल फॉर्म को डी फॉर्म में और डी फॉर्म को एल फॉर्म में बदल देता है। ये बातें आपको बायोमोलिक्यूल में जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में आएंगी। वहां में आइसोमरेज के म्यूटेज, सिस ट्रांस आइसोमरेज, एपीमरेज और रेसिमेज के बारे में फिर से बात करूंगा। लेकिन आइसोमरेज किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर किसी ग्रुप का रीअरेंजमेंट है। छठे नंबर का और आखिरी है लाइगेजेस। ये 6 की 6 क्लास आपको नाम और उसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आने चाहिए। एंजाइम से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, कई बार आपको पढ़ते पढ़ते लगता होगा कि सर हर एक चीज इतनी डिटेल में, एक क्वेश्चन भी अगर गलत हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, 4 ऑप्शन और कंफ्यूजन हुए तो भी बात बराबर ही है। तो प्रत्येक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन और उसके 4 ऑप्शन, इनको पढ़कर बिना किसी कंफ्यूजन के अगर हमने सही टिक कर दिया तो यहां पढ़ने का फायदा है। वैसे आपको मन लगाकर वीडियो देखना है, नहीं समझ में आ रहा है दोबारा देखना है। किसी भी वीडियो की ड्यूरेशन लंबी नहीं है, वैसे आप चीजों को समझिए, याद कीजिए। लाइगेजेज, वैसे इसका मतलब ही जोड़ना है। ये एंजाइम दो सबस्ट्रेट को सहसंयोजक बंध बनाकर बड़े अणु का निर्माण करेगा। एनर्जी सप्लाइड बाय एटीपी हाइड्रोलाइसिस। लाइगेजेज को दो सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। एटीपी हाइड्रोलाइसिस से यह ऊर्जा प्राप्त होती है। अदर कॉमन नेम ऑफ लाइगेजेज, लाइगेजेज का ही दूसरा नाम है सिंथेटेज, क्योंकि दो सबस्ट्रेट को जोड़कर कुछ नया बना रहा है, इसलिए सिंथेटेज। जो लाइज में पढ़े थे हम वो सिंथेज था, और लाइगेजेज में जो पढ़ रहे हैं वो सिंथेटेज है। आगे ये सारे टॉपिक, सारे एंजाइम, प्लांट फिजियोलॉजी, बायोमोलिक्यूल, उसके बारे में बात करेंगे। तब ये सभी एंजाइम विद एग्जांपल और किस में आएगा मैं दोबारा बताऊंगा। लेकिन आपको अभी याद रखना है सिंथेटेज, बिकॉज दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यू मॉलिक्यूल। क्योंकि लाइगेजेज दो सबस्ट्रेट को जोड़कर नए मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इसलिए इन्हें सिंथेटेज कहा जाएगा। सिंथेटेज लाइगेजेज है, सिंथेज लाइजेज है। दोनों का काम ही कंडेंसेशन रिएक्शन करना है, मॉलिक्यूल को जोड़ना है। बस सिंथेटेज एटीपी की रिक्वायर्ड रखता है और सिंथेज
एटीपी डज नॉट रिक्वायर्ड, बिना एटीपी के ही दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ देता है। याद रहेगा, सिंथेटेज और सिंथेज में अंतर आपको याद होना चाहिए। सिंथेटेज और सिंथेज देख लीजिए आप। सिंथेटेज लाइगेजेज में आएगा और सिंथेज लाइजेज में आएगा। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैंने आपको एंजाइम का क्लासिफिकेशन और उसकी 6 क्लास बहुत अच्छे से समझा दी है। अब आप देखेंगे कि इससे एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। जल को प्रयुक्त किए बिना रासायनिक समूह के विघटन का कार्य करने वाला एंजाइम। क्लियर है? अब जल को या जल विदाउट हाइड्रोलाइसिस, बिना जल अपघटन के कौन है? लाइजेज। तो यह क्वेश्चन में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जल को प्रयुक्त किए बिना रासायनिक समूह के विघटन का काम कौन करेगा? लाइजेज। क्लियर है? ये पहले से टिक इसलिए लग गए हैं कि पहले एक बार मैंने इसको रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही, आवाज क्लियर नहीं आई, इसलिए दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आप सोचे कि पहले ही टिक हो रखे, ये बहुत बार मैंने कहा है, अगर कुछ जगह पहले से टिक हुए या लाइनें या डॉट कहीं है, इसका मतलब मैंने उसको रिकॉर्ड किया है, फिर कोई प्रॉब्लम आई दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। इस क्लासिफिकेशन वाले वीडियो को भी मैं एक बार पहले रिकॉर्ड कर चुका हूं, लेकिन अब दोबारा कर रहा हूं, तो ये कुछ आंसर सीधे लगे हुए हैं। विच एंजाइम इज विदाउट प्रोटीन? सारे के सारे एंजाइम लगभग प्रोटीन के बने हुए हैं, लेकिन राइबोजाइम याद कीजिए एक आरएनए मॉलिक्यूल है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वीडियो देखो, रिवाइज करो, वीडियो देखो, रिवाइज करो। और मैं तो कह रहा हूं एक ही बार वीडियो देखो, बाद में पीडीएफ से रिवाइज करो, क्योंकि पीडीएफ इस फॉर्म में है कि एक बार वीडियो देखने के बाद आपको उसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप पीडीएफ को ही एक या दो बार रिवाइज करो, और भरोसा करो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब आपको एहसास होगा कि हमने क्या पढ़ा है और किस वे में पढ़ा है। राइबोजाइम एक आरएनए मॉलिक्यूल है। अब कई बार जल्दबाजी में आप इसके नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राइबोजाइम एक आरएनए मॉलिक्यूल है जो उत्प्रेरक की तरह काम करता है। सेट ने इसकी खोज की थी, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। एंजाइम कंसर्न्ड विद ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ट्रांसफर आया, आप ट्रांसफरेज सोच सकते हैं? नहीं, किसी ग्रुप के ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा है कि एक सबस्ट्रेट से एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के साथ जोड़ दे, नहीं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से संबंधित है, तो इसमें आएगा ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, और ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम का एग्जाम्पल है डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ये ऑक्सीडो रिडक्टेज में आएगा। अब ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते ही बच्चा ट्रांसफरेज या ट्रांस एमिनेज ऐसा कुछ सोच ले। अब यहां तो ऑप्शन में वो भी नहीं है, ट्रांस एमिनेज जरूर ट्रांस, लेकिन वो तो एमीन ग्रुप का ट्रांसफर है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, और डीहाइड्रोजिनेज एक ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के टाइप का एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विद एक्ट ऑन लोअर पीएच, लाइसोसोम में पाए जाने वाले हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज लोअर पीएच पर भी काम करने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। अब देखिए, ये था क्लासिफिकेशन। अब एक चीज मैं प्रत्येक वीडियो में बोल रहा हूं लगभग, एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की गति बढ़ा देते। ये सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसके बारे में बात करते हैं।
जो सबस्ट्रेट है, अभिकारक है, उसके मॉलिक्यूल है, अब अभिकारक है, उसके मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, उसके एटम मॉलिक्यूल आयन आपस में टकराएंगे, और टकराने की वजह से ये अभिकारक ट्रांजिशन स्टेज में पहुंच जाएंगे। टकराने की वजह से इनकी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और संक्रमण अवस्था में पहुंच जाएंगे, और संक्रमण अवस्था के बाद ये उत्पाद के रूप में बदल जाएंगे। क्लियर है बात? अभिकारक, संक्रमण अवस्था और उत्पाद। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी संक्रमण अवस्था की होती है, ट्रांजिशन स्टेज की होती है। अभिकारक, संक्रमण अवस्था और उत्पाद। अब आप संक्रमण अवस्था या ट्रांजिशन फेज को इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं कि अभिकारक उत्पाद में बदलने से पहले एक स्ट्रक्चर बनेगी, ट्रांजिशन स्टेज, जिसकी एनर्जी हाई है, और एनर्जी किसी की हाई है तो वो लेस स्टेबल, कम स्थायी होगा। तो ट्रांजिशन स्टेज ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाएगा वो, लेकिन इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। तो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए उसको पहले ट्रांजिशन फेज में पहुंचना होगा, और ट्रांजिशन फेज में पहुंचने के लिए उसको एक एनर्जी की आवश्यकता है, जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए नॉर्मल रिएक्शन है, तो अभिकारक को ट्रांजिशन फेज में पहुंचना है, और उसके लिए उसको बहुत ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत है। लेकिन जैसे ही एंजाइम दिया जाए, वो बहुत कम ऊर्जा में ही अपनी एक्टिवेशन एनर्जी या ट्रांजिशन फेज बना ले और उत्पाद में बदल जाए। मान लो नॉर्मल रिएक्शन को 100 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए ट्रांजिशन फेज में पहुंचने के लिए। एंजाइम डालने के बाद वो 25 किलो कैलोरी में ही ट्रांजिशन फेज में पहुंच रहा है। तो एंजाइम ने क्या कर दिया? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, अभिकारकों को कम ऊर्जा पर ही ट्रांजिशन फेज में लाने का काम कर दिया। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके एंजाइम अभिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं। एग्जाम में तो आपको इतना याद रखना है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को, सक्रिय ऊर्जा को कम करते हैं। आइए, अभिकारक है, उत्पाद में बदलने से पहले बीच में ट्रांजिशन स्टेज आएगी, संक्रमण अवस्था। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं इसको, उत्पाद बनने से पहले की मध्य अवस्था है। सबस्ट्रेट की भी एनर्जी है, प्रोडक्ट की भी एनर्जी है, लेकिन इन दोनों से ज्यादा एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेज की। जब इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा, और तुरंत किस में बदल जाएगा? प्रोडक्ट में। और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, तभी वो ज्यादा स्थायी होगा। क्लियर है बात? दो सब्सटेंस के मध्य जब केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें उपस्थित एटम, मॉलिक्यूल, आयन आपस में टकराते हैं, और ये रिएक्टेंट या अभिकारक कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, जिनकी केमिकल एनर्जी हाई होती है, और इसी स्टेज को कहा जाएगा ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए ट्रांजिशन फेज से गुजरना पड़ेगा, और ट्रांजिशन फेज में एनर्जी हाई रहती है अभिकारक और प्रोडक्ट की तुलना में। जब एनर्जी हाई है तो वो लेस स्टेबल है। यहां देखिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट या ट्रांजिशन स्टेज की केमिकल एनर्जी रिएक्टेंट की केमिकल एनर्जी से अधिक होती है। ट्रांजिशन स्टेज हाईएस्ट फ्री एनर्जी वाला होता है, और लेस स्टेबल होगा ताकि तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाए। सक्रियण ऊर्जा, अभिकारकों व ट्रांजिशन स्टेज की ऊर्जाओं का अंतर। देखिए, ये बीच ऊर्जा का अंतर, इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।
अभिकारक की कोई एनर्जी है, अब उसको उत्पाद में बदलना है तो ट्रांजिशन स्टेज में आएगा। इस अभिकारक की ऊर्जा और ट्रांजिशन स्टेज की ऊर्जा, या अभिकारक को ट्रांजिशन स्टेज तक पहुंचने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वही है सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक को उत्पाद में बदलना है, उससे पहले उसको ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचना है। अब ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचने के लिए अभिकारक को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है वही है सक्रियण ऊर्जा। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अभिकारकों व ट्रांजिशन स्टेज के बीच जो ऊर्जा का अंतर है अभिकारकों की कम है, फिर वो ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचेंगे। अभिकारक को ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा है, एक्टिवेशन एनर्जी है। कहने का मतलब अभिकारक एक्टिवेट हो गए, सक्रिय हो गए। अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए सक्रिय होना पड़ेगा, एक्टिवेट होना पड़ेगा, और एक्टिवेट होने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। और एंजाइम क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देते हैं। जो अभिकारक पहले यहां पर इतनी एनर्जी पर एक्टिवेट हो रहा था, एंजाइम की उपस्थिति में वो कम ऊर्जा में ही एक्टिवेट हो जाएगा और उत्पाद में बदल जाएगा। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके अभिक्रिया की रेट को बढ़ाते हैं और उत्पाद में बदल जाते हैं। रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। बार बार इसलिए बोल रहा हूं, कंफ्यूज करने के लिए नहीं, ताकि आपको एग्जाम में ये लाइन याद रहे। ये ग्राफ है, देख के डरने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल ग्राफ है। एक नॉर्मल रिएक्शन है, सबस्ट्रेट है, इधर एंजाइम एनर्जी है और इधर रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स है। सबस्ट्रेट है, अब इसको प्रोडक्ट में बदलना है। सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट की ऊर्जा और कम होनी चाहिए ताकि जो उत्पाद है वो स्थायी रहे। सबस्ट्रेट जो है इसके मॉलिक्यूल आपस में टकराए और एक्टिवेट हो गए, और उन मॉलिक्यूल के पास जो ऊर्जा है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, और इस स्टेट को कहा जाएगा ट्रांजिशन स्टेट। फिर वो आपस में मिलकर उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, प्रोडक्ट में बदल जाएगी। सबस्ट्रेट को ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए आवश्यक ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा, ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर इसी रिएक्शन को एंजाइम की उपस्थिति में करवाया जाता तो सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाएगा। पहले इस सबस्ट्रेट को एक्टिवेट होने के लिए यहां तक आना पड़ रहा था, अब एंजाइम के कारण इसको कम ऊर्जा में ही ट्रांजिशन स्टेज मिल जाएगी। इसका मतलब इसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो जाएगी और कम ऊर्जा में ही ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना लेगा, और फिर एंजाइम प्रोडक्ट और एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा। एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट से ये दोनों ग्राफ यही बता रहे हैं कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। फिर मैंने वही बात लिखी है कि एंजाइम सक्रियण ऊर्जा को कम करके रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। और एक चीज और याद रखिए, एंजाइम केमिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन, रासायनिक साम्य की स्थिति को नहीं बदलते, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, अभिक्रिया के वेग, अभिक्रिया की गति या रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। यही है काम एंजाइम का, और स्वयं परिवर्तित रहते हैं, खुद में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले भी एंजाइम अलग और फिर बाद में प्रोडक्ट और एंजाइम अलग। इन दोनों ग्राफ को अगर मैं एक साथ बनाऊं और समझना आसान हो सकता है। नॉर्मल रिएक्शन के लिए अभिकारक को यहां से यहां तक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत थी, एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एन एंजाइम। जैसे ही सबस्ट्रेट को आपने एंजाइम दिया, वो केवल इतनी ही ऊर्जा में ट्रांजिशन स्टेज में पहुंच गया विद एन एंजाइम। तो पहले अभिकारक को ट्रांजिशन स्टेज में पहुंचने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता थी, एंजाइम के बाद इतनी सी ऊर्जा में ट्रांजिशन स्टेज में पहुंच गया और प्रोडक्ट में बदल गया। इसका मतलब एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी में कमी कर दी है। देख लीजिए इस ग्राफ को, बिल्कुल आसान है।
एक सिंपल सी बात थी जिसको मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स बनाएंगे, बार बार रिवाइज करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।